वेलकम बैक। नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर हम प्रारंभ कर रहे हैं जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम की चर्चा करेंगे, साथ में कुछ प्राकृतिक गैसों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो हम टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं प्राकृतिक संसाधन, कोयला और पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम। इसमें सर्वप्रथम आपको इसकी परिभाषा ध्यान रखनी है। नेचुरल रिसोर्स किसको कहा जाता है या प्राकृतिक संसाधन किसको कहा जाता है? तो सिंपल सा है, मानव के उपयोग में आने वाले या मानव उपयोगी तथा प्रकृति में विद्यमान जो भी पदार्थ हैं जो कि जीवन के लिए उपयोगी है या जीवन जीने के लिए या जीवन को बनाए रखने के लिए उपयोगी हैं, उन पदार्थों को हम प्राकृतिक संसाधन के नाम से जानते हैं। साथ ही इसके उदाहरण की अगर बात करें तो वायु, जल, मृदा या इस तरह के वन, जैव विविधताएं, खनिज, जीवाश्म ईंधन, इन सभी को सम्मिलित रूप से क्या कहा गया है? प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेज के नाम से प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें वायु, जल, मृदा, वन, जैव विविधता, खनिज, जीवाश्म ईंधन आदि शामिल किए गए हैं। जिसमें ईंधन की प्रकृति के अंदर जो जो काम में ले रहे हैं वो सभी जीवाश्म ईंधन के अंदर प्रदर्शित किए गए हैं। तो प्राकृतिक संसाधन समझ गए होंगे क्या है? तो मानव या सजीवों के जीने के लिए या मानव के जीवन को बनाए रखने के लिए प्रकृति के अंदर जो जो संसाधन है उन सभी को हम प्राकृतिक संसाधन के नाम से जानते हैं। और प्राकृतिक संसाधनों का यदि वर्गीकरण किया जाए तो प्राकृतिक संसाधन वास्तव के अंदर यहाँ पर दो भागों में वर्गीकृत किए गए। अब ये ध्यान रखना, प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण हम अलग से कर रहे हैं और साथ में हम जो स्रोत हैं, ऊर्जा स्रोत है, उनका वर्गीकरण हम और अलग से करेंगे। तो इनके नाम में थोड़ा सा अंतर है जो आपको ध्यान में रखना है। तो प्राकृतिक संसाधनों के वर्गीकरण की बात की जाए तो नंबर 1 पर है नवीनीकरणीय या अक्षय प्राकृतिक संसाधन। हम चर्चा कर रहे हैं प्राकृतिक संसाधन की और ऊर्जा संसाधन को अलग से बात करेंगे। तो प्राकृतिक संसाधन यहाँ पर पहला है नवीनीकरणीय या इसी को हम अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं और इसका निर्माण चक्रीय रूप में प्रकृति में निरंतर होता रहता है। अत्यधिक दोहन द्वारा इनकी गुणवत्ता घट सकती है, प्रदूषित हो सकते हैं, लेकिन समाप्त नहीं हो सकते हैं, लगातार नवीन होते रहते हैं या वापस प्राप्त होते रहते हैं। जैसे महासागरीय जल, ये जल वायुमंडल के अंदर वाष्पीकृत होकर उड़ता भी है, वापस बरस करके नदियों के माध्यम से वापस प्राप्त हो जाता है। ये साइकिल के रूप में चलता है। इसी तरीके से सौर ऊर्जा, सूर्य से आने वाली ऊर्जा हजारों अरबों साल तक लगातार बनी रहेगी। इसका मतलब ये लगातार नवीनीकृत होती रहती है, नष्ट होने वाली नहीं है, क्षय नहीं होती, इसलिए इसको अक्षय कहा जाता है। इसी तरीके से पवन ऊर्जा केवल हवा के प्रवाह से उत्पन्न हो रही है। इसी तरीके से मृदा, वायु, वन्य जीव जंतु, वन, इमारती लकड़ी, भूमि की उर्वरकता, भूमिगत जल, इनके एग्जाम्पल आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। भूमिगत जल, ज्वार भाटा, समुद्री लहरें, इसी तरीके से जैव भू रासायनिक चक्र जिसके अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के चक्र हैं। इन सभी को सम्मिलित रूप से हम ये आपके प्राकृतिक संसाधनों में नवीकरणीय या नवीनीकरणीय या अक्षय प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणी में रखते हैं। इसमें कुछ ऊर्जा संसाधन भी हैं, लेकिन उन ऊर्जा संसाधनों का हम अलग से वर्गीकरण भी करेंगे, तो वहाँ पर नाम में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर नवीनीकरणीय अक्षय प्राकृतिक संसाधन के एग्जाम्पल हमने दिए और उनकी प्रकृति आपको बताई। सेकंड के अंदर आप एक नोट आप ध्यान रखें अलग से कि इसमें शामिल ऊर्जा संसाधनों को, जो यहाँ पर ऊर्जा संसाधन दिए गए हैं, उन ऊर्जा संसाधनों को हम अक्षय ऊर्जा संसाधन कहते हैं, न कि नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, समुद्री लहरें, जैव भूतापीय ऊर्जा, समुद्री लहरों की ऊर्जा, ये सभी वास्तव में क्या हैं? अक्षय ऊर्जा संसाधन है। इनको हम नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं कहते। अक्षय का मतलब इतनी अधिक मात्रा में है कि यह अरबों सालों तक बने रहेंगे, लेकिन नए नहीं हो पाते हैं। उसी के अंदर प्रक्रिया में परिवर्तन होने से बने रहने के कारण इनको हम अक्षय ऊर्जा संसाधन कहते हैं, लेकिन ये नए नहीं बनाए जा सकते हैं। बने हुए हैं, अधिक्य में है, जब तक इसको हम कंप्लीट रूप से नष्ट नहीं कर देते तब तक यह अक्षय की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि उसका उपयोग हम बहुत अल्प मात्रा में करते हैं। तो यहाँ पर ऊर्जा संसाधनों के लिए नवीकरणीय शब्द काम में नहीं आएगा, वहाँ पर हम अक्षय ऊर्जा संसाधन शब्दों का उपयोग करते हैं। इसी तरीके से सेकंड हम प्राकृतिक संसाधन में बात कर रहे हैं वो है अनवीकरणीय या क्षय
या समाप्य प्राकृतिक संसाधन, समाप्त होने वाले जो वापस रिन्यू नहीं हो सकते हैं वो, तथा इसको हम क्षय या नष्ट होने वाले संसाधनों की श्रेणी में रखते हैं। कौन से हैं? इनका पुनर्निर्माण या तो संभव नहीं है नंबर 1, या काफ़ी लंबा समय आवश्यक होता है इन संसाधनों को बनाने के लिए, इसलिए इनको हम सामान्यतः समाप्त होने वाले संसाधनों की श्रेणी में रखते हैं। या तो ये बनाए नहीं जा सकते या फिर बनने में बहुत लंबा समय लगता है, लाखों साल लगेंगे, तब तक ये सामान्य जीवन रहेगा नहीं, उसकी कोई जानकारी या संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर पुनर्निर्माण या तो नहीं होता हो या नष्ट होने के बाद में उसको बनाने में बहुत लंबा समय लगता हो, ऐसे प्राकृतिक संसाधनों को हम समाप्य प्राकृतिक संसाधन, क्षय या अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणी में रखते हैं। जैसे खनिज पृथ्वी में है, बहुत अधिक की मात्रा में है, लेकिन इन खनिजों को बनने में बहुत लंबा समय लगता है। यदि सारे खनिज खोद कर निकाल दिए जाएं तो ऐसी स्थिति में इनका क्षय या विनाश हो जाए, नष्ट हो जाएंगे। नए बनाना अब आसान नहीं है क्योंकि उसमें बहुत अधिक समय लगता है, इसलिए इनको हम अनवीकरणीय, जैसे जैव विविधता है, जीवाश्म ईंधन है, जिनको बनने में लाखों साल लगे हैं, और अगर उनको हम तीव्रता से उपयोग में लेकर ख़त्म कर देते हैं तो वापस इनको बनने में इतना लंबा समय चाहिए, अर्थात इनको तत्काल बनाना संभव नहीं होता, इसलिए इसको अनवीकरणीय या क्षय ऊर्जा संसाधन कहते हैं या प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। हम बात कर रहे हैं सेकंड के अंदर ऊर्जा संसाधन की, तो थोड़ा सा अंतर आप ध्यान रखें, ऊर्जा संसाधन और प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के 2 प्रकार हमने ले लिए हैं, अब हम बात कर रहे हैं ऊर्जा संसाधनों की या एनर्जी रिसोर्सेज की। अब ऐसे स्रोत जिनसे उपयोगी ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हीं को हम ऊर्जा संसाधन या ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तो प्राकृतिक रूप से ऐसे पदार्थ जिनसे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है उन्हीं को ऊर्जा संसाधन कहा गया है। यहाँ पर ऊर्जा संसाधनों को हम वर्गीकृत करें तो यहाँ पर 2 रूप में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 नवीकरणीय अक्षय ऊर्जा संसाधन या रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, दूसरे नंबर पर अनवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन या वैकल्पिक या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ये भी इस तरीके से वर्गीकृत किए गए हैं। तो इसमें आप अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन या वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों के अंदर हम बात करें तो जीवाश्म ऊर्जा जिसके अंदर कोयला और पेट्रोलियम शामिल है, नाभिकीय ऊर्जा जो कि यूरेनियम प्लेटिनियम जो कि पृथ्वी पर उपलब्ध है उनसे संबंधित है, इसके अलावा सीएनजी और एलपीजी यह भी कोयले से पूर्व निकली जाने वाली गैसेज हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनको भी इसके अंदर शामिल किया गया है। इसके अलावा हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बायोमास। किसकी बात कर रहे हैं हम? वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की बात कर रहे हैं जिसमें बायोमास, उपले, कृषि उत्पाद, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर विकिरण ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा, लवणीय ऊर्जा, जैव इथेनॉल, पावर अल्कोहल, ज्वारीय ऊर्जा, जैव ईंधन, गोबर गैस, बायोडीजल, वसा, जेट्रोपा, पादप के फलों का तेल, ये सभी ऊर्जा संसाधनों के अंदर शामिल किए गए हैं। तो ये सभी क्या है? ऊर्जा संसाधन है, और इन ऊर्जा संसाधनों को हम 2 भागों में विभाजित कर रहे हैं जिसमें अक्षय और क्षय ऊर्जा संसाधन की श्रेणी में रखा जाता है। अब हम ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण ले रहे हैं। सामान्य परिचय था, अब उसके अंदर सभी प्रकार के ऊर्जा स्रोत पीछे दे दिए गए, उसके आधार पर हम इसको वर्गीकृत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वर्गीकरण जो किया गया है वो ऑथेंटिक और सही वर्गीकरण की श्रेणी में आता है जिसको कि एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो यहाँ पर हम ऊर्जा संसाधनों के वर्गीकरण में नंबर 1 पर बात कर रहे हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत या ऊर्जा संसाधन, और दूसरा है गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन। अच्छी तरह से ध्यान रखें, पारंपरिक ऊर्जा संसाधन कौन से हैं? पुराने समय में जिनका सामान्य उपयोग किया जाता था, ऐसे ऊर्जा संसाधनों को पारंपरिक ऊर्जा संसाधन अर्थात परंपरागत रूप से जिनको उपयोग में लिया जाता था उसको हम पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं या ऊर्जा संसाधन कहते हैं। तो क्या है इनमें शामिल? इसमें शामिल है उपले, लकड़ी, जलावन, कृषि अपशिष्ट, पराली, बायोमास, लकड़ी का कोयला, जीवाश्म ईंधन,
जिसके अंदर कोयला, पेट्रोलियम, एलपीजी, सीएनजी आदि शामिल हैं। पवन ऊर्जा, जलीय ऊर्जा या जल विद्युत ऊर्जा और गोबर, ये चूंकि पारंपरिक रूप से हम लंबे समय से प्रयोग करते आ रहे हैं, तो इनको हम परंपरागत ऊर्जा स्रोत या पारंपरिक ऊर्जा संसाधन की श्रेणी में रखते हैं। दूसरे नंबर पर आता है गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, जो सामान्यतः सामान्य प्रक्रिया के रूप में ऊर्जा संसाधन के रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं, नए प्रकार के ऊर्जा संसाधन है, इनको हम इसमें शामिल करते हैं। तो नए रूप में या आधुनिक समय में ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु उपयोग या विकसित किए गए ऊर्जा संसाधनों को हम गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन कहते हैं, जिसमें शामिल है सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और जैव ऊर्जा या बायो एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा, जैव ईंधन या बायोफ्यूल, इसके साथ ही बायोडीजल, जैव इथेनॉल या बायो इथेनॉल, गोबर गैस। तो इनके नाम अच्छी तरह से आप ध्यान रखना। मैं एक बार वापस पढ़ लेता हूँ। इसमें हम शामिल करते हैं सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैव ईंधन या बायोफ्यूल, बायोडीजल, जैव इथेनॉल, गोबर गैस। इन सभी को हम गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की श्रेणी में रखते हैं। अब आपके पवन ऊर्जा और जलीय ऊर्जा पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की श्रेणी में आ गए हैं, और नवीन या लेटेस्ट जो ऊर्जा संसाधन है, जिसको गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन कहते हैं, उनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं, जो भविष्य के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले हैं। इसके साथ में अब हम संसाधनों के वर्गीकरण के बाद चर्चा करते हैं कोयला, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। और इसके प्रकार क्या हैं और उसकी प्रकृति क्या होती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें दो पार्ट हैं, कोयला और दूसरा हम लेंगे पेट्रोलियम। तो कोयला जमीन में दबे हुए मृत पादप, कवक, शैवाल, जीव जंतु व समुद्री वनस्पति उच्च ताप व दाब पर संपीड़ित होकर पेट्रोलियम व कोयले का निर्माण करते हैं, और इस प्रक्रिया के अंदर लाखों वर्ष लगते हैं। और कोयला वास्तव में कैसा संसाधन है? क्षय संसाधनों की श्रेणी में आता है, जो कि अनवीकरणीय श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि इसको बनने में लाखों वर्ष लग रहे हैं, और अगर उपयोग करके इसको ख़त्म कर दिया जाए तो बनने में पुनः इतने साल लगेंगे, और ऐसी स्थिति में इसको क्षय संसाधनों की श्रेणी में रखा जाता है। इसके अलावा कोयला बनने की प्रक्रिया पर कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, और ये आपको नाम ध्यान रखना है। कार्बोनाइजेशन या कार्बनीकरण प्रक्रिया क्या है? तो सिंपल एग्जाम्पल हो जाए या कारण हो जाएगा कि कोयले के बनने की प्रक्रिया को ही कार्बनीकरण या कार्बोनाइजेशन कहा जाता है। तो कार्बोनाइजेशन और कार्बनीकरण कोयले के बनने की प्रक्रिया के लिए शब्द काम में लिया जाता है। दूसरा, कोयला व पेट्रोलियम को हम सम्मिलित रूप से जीवाश्म ईंधन कहते हैं, क्योंकि सजीव, पेड़ पौधे या जीव जंतु, कवक आदि, इन सभी समुद्री जीव जंतु और वनस्पतियों के लंबे समय तक जमीन के नीचे दफन होने पर दबने के और उच्च ताप और दाब की उपस्थिति में विघटित होने के बाद कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण होता है, और इसीलिए इनको हम जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में रखते हैं। इसके अलावा उपयोग के रूप में तो कोयले का उपयोग कहाँ किया जाता है? औद्योगिक ईंधन के रूप में, रेल भाप इंजन चलाने में, तापीय संयंत्रों में ऊर्जा उत्पादन के अंदर अर्थात थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं उसके अंदर हम ताप उत्पन्न करने के लिए कोयले का उपयोग जलाकर करते हैं। अधिशोषक के रूप में भी कोयले का उपयोग किया जाता है, अर्थात गंदगी को हटाने के लिए, पदार्थों को अधिशोषित करने के लिए। और अधिशोषक के रूप में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि गन्ने के रस में जो बदबू और जितने भी रंग युक्त पदार्थ हैं उनको हटाने के लिए या स्वच्छ शक्कर बनाने के लिए हम कोयले के चूर्ण का उपयोग करते हैं। और कोयले का चूर्ण जैसे ही गन्ने के रस में मिलाया जाता है तो गन्ने के रस में उपस्थित जो भी बदबू उत्पन्न करने वाले पदार्थ हैं या जो रंगीन पदार्थ हैं, वे सभी पदार्थ इसके ऊपर, कोयले के ऊपर अधिशोषित होकर के नीचे बैठ जाते हैं, और पीछे जो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बचता है उसी के क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया के द्वारा शक्कर का निर्माण होता है। तो वहाँ पर यह अधिशोषक के रूप में कोयले का उपयोग या चारकोल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कोयले का उपयोग टायर बनाने में किया जाता है, जो कि टायर आपके जो लेटेक्स से निर्मित किए जाते हैं उसमें कोल या कोक मिला या कोयला मिलाया जाता है।
है, तो वहाँ बनाने में के लिए भी हम इसको काम में लेते हैं। एक महत्वपूर्ण नोट आपको और ध्यान रखना है कि 30 से 40% कोयला ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, जबकि कोक शुद्ध कोयला है जिसका उपयोग अपचाय के रूप में किया जाता है। तो लगभग 30 से 40% कोयले का उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, चाहे वो दहन इंजन जलाकर उपयोग किया जाए या थर्मल पावर प्लांट्स में उपयोग किया जाए या रेल इंजन को चलाने में किया जाए। तो लगभग 30 से 40% कोयले का उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। और सेकंड पार्ट आपको और ध्यान रखना है, कोक के बारे में कई बार पूछा जाता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, कोक कोयले का सबसे शुद्ध रूप है या इसको हम शुद्ध कोयला कहते हैं, उसी के लिए कोक शब्द काम में आता। नहीं तो कोल आएगा, और अगर कोक का है इसका मतलब शुद्ध कार्बन है, उस शुद्ध कार्बन के लिए ही या शुद्ध कोयले के लिए ही कोक शब्द का उपयोग किया जाता है, जबकि सामान्य कोयले के लिए कोल शब्द काम में आता है। और कोक का उपयोग अपचाय के रूप में करते हैं, वो प्रक्रिया आपको बताएंगे। कोयले के प्रकार, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है कोयले के प्रकार। कोयला सामान्यतः 4 भागों में या 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है या 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो कार्बन की मात्रा के अनुसार कोयले को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। नाम है ABLP, जिसके अंदर कोयले के प्रकार और कार्बन की प्रतिशत मात्रा का क्रम यहाँ पर दिया गया है, और ऊपर से नीचे क्रम आप ध्यान रखें, ABLP याद कर लें। A सर्वाधिक कार्बन की मात्रा, P न्यूनतम कार्बन की मात्रा। तो इसमें A से एंथ्रासाइट, B से बिटुमिनस, L से लिग्नाइट और P से पिट कोयला। और इनमें सबसे अधिक एंथ्रासाइट में 94 से 98% तक कार्बन होता है, जो कि सबसे उच्च क्वालिटी का या उच्च गुणवत्ता का कोयला कहलाता है। और अगर कोक कहें तो कोक चूंकि कोयला नहीं है, तो कोक में कार्बन की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसको प्योर कोयला कहते हैं, जो कि चारकोल से निर्मित किया जाता है, वो अलग है। जबकि कोयले के प्रकार में ये 4 ही आते हैं, ABLP के नाम से आपको याद रखने। दूसरे नंबर पे कोई कार्बन की मात्रा 78 से 86% बिटुमिनस में, जो कि अवसादी चट्टान है और इससे कोक बनाया जाता है या बनाते हैं। इसके अलावा 28 से 30% लिग्नाइट में, जिसको भूरा कोयला, ब्राउन कोयला कहते हैं, जो कि अच्छी गुणवत्ता का कोयला नहीं माना जाता है, और इसके दहन में अत्यधिक मात्रा में प्रदूषण उत्पन्न होता है। और सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला या सबसे कम कार्बन की प्रतिशत मात्रा वाला कोयला, जो कि हानिकारक कोयले के रूप में जाना जाता है, जिसमें केवल 27% कार्बन है और बाकी अशुद्धियाँ उपस्थित रहती है या इसमें अतिरिक्त पदार्थ उपस्थित रहते हैं, जिसकी वजह से ये अत्यधिक धुएं युक्त ज्वाला के रूप में या धुएंदार ज्वाला के रूप में जलता है। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं, कार्बन की प्रतिशत मात्रा के अनुसार कोयले का क्रम ABLP के रूप में है। इसके अंदर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, या तो क्रम से जमाइए कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर, या फिर कहा जाता है कि इसमें एंथ्रासाइट कोयला सबसे अच्छी गुणवत्ता का कोयला है या नहीं है, या निम्न में से कौन सा कोयला सबसे अच्छी गुणवत्ता का है। तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा एंथ्रासाइट में सबसे अधिक है, इसलिए सबसे अच्छी क्वालिटी के कोयले के अंदर इसको प्रदर्शित या वर्गीकृत किया जाता है। तो 4 प्रकार के कोयले ABLP आपको ध्यान रखने हैं। और उसके बाद में एंथ्रासाइट के अतिरिक्त शेष कोयले के प्रकारों में नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस तथा हैलोजन यौगिक होते हैं। अतः इस कम कार्बन युक्त कोयले को जलाने पर, जिसमें सल्फर कार्बन ये नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस के ऑक्साइड बनते हैं, जिनमें नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऑक्साइड NO2 और SO2 अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक के रूप में होते हैं। अर्थात जितना कम कार्बन युक्त कोयले का दहन किया जाएगा, उतना ही वायुमंडलीय प्रदूषण अधिक होगा, जबकि एंथ्रासाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक है, उसके दहन में वायुमंडलीय प्रदूषण भी सबसे कम होगा। केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही उत्पाद के रूप में बनेगी, अन्य ऑक्साइड इसमें निर्मित नहीं होते हैं। और इसमें आपके एसिड रेन के लिए कौन से ऑक्साइड प्रभावी हैं, तो ये 2 ऑक्साइड आपको ध्यान में रखने हैं। नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड ही अम्लीय वर्षा के मुख्य कारक के रूप में ऑक्साइड यह प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये जल से अभिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। एंथ्रासाइट को पत्थर का कोयला भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, कार्बन की मात्रा बहुत अधिक है, ऐसी स्थिति में ये अत्यधिक कठोर होता है
और इसीलिए इसको हम पत्थर का कोयला भी कहते हैं, क्योंकि ये पत्थर की तरह अत्यधिक कठोर होता है। कोयला व पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, ये भी आप अंडरलाइन करके ध्यान रखें। अवसादी चट्टानों के अंदर पाए जाते हैं कौन सा? कोयला और पेट्रोलियम। भूपर्पटी में ऊपर से नीचे कोयले का क्रम, अब ये ध्यान रखना, पहले मैंने बताया था कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर अगर क्रम की बात की जाए तो ए बी एल पी ये क्रम बताया था, जिसमें एंथ्रासाइट में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक और पिट कोयले में सबसे कम कार्बन प्रतिशत मात्रा में उपस्थित रहता है, लगभग 27 या उससे भी कम होता है। इसके अलावा यदि हम कोयले में, तो कार्बन की मात्रा जितनी ज़्यादा है वो कोयला पृथ्वी में अधिक गहराई पर होगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर मैं गहराई के रूप में बात करता हूँ तो इसको उल्टा लिख दें, ए बी एल पी। सबसे ऊपरी सतह पर ये भूपर्पटी की बात कर रहे हैं, और भूपर्पटी में सबसे ऊपरी सतह पर जो कोयला प्राप्त होगा जो कि पिट है, और पिट में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे कम। और जैसे हम ऊपर से नीचे जाएं तो एंथ्रासाइट जिसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक है, वह कोयला हमेशा अधिकतम गहराई पर उपस्थित होगा। तो भूपर्पटी में अगर हम क्रम पूछे तो भूपर्पटी में सबसे ऊपरी सतह पर कोयला होगा वो पिट, उसके बाद होगा लिग्नाइट, लिग्नाइट के बाद होगा बिटुमिनस, और सबसे अधिक गहराई पर पाए जाने वाला कोयला कौन सा होगा? जिसको कहते हैं, यहाँ प्रदर्शित किया गया, पत्थर का कोयला, एंथ्रासाइट, जो कि सबसे अधिक गहराई पर उपस्थित रहता है। और एंथ्रासाइट के अंदर ही हीरे उपस्थित होते हैं या डायमंड पाए जाते हैं, क्योंकि वह 100% प्योर कार्बन से निर्मित होते हैं। और यह एंथ्रासाइट के, जहाँ पर एंथ्रासाइट निकलता है वहाँ पर ही हीरे प्राप्त होते हैं, क्योंकि उच्च दाब की उपस्थिति में प्योर कार्बन से जो संरचना बनती है, त्रिविमीय कार्बन जालक बनता है, उसी को हम डायमंड कहते हैं। पिट निम्न दाब व निम्न ताप पर निर्मित होता है कोयला, अर्थात सबसे ऊपर है तो दाब भी कम होगा, ताप भी कम मिलेगा, इसलिए उसमें कार्बन की मात्रा भी कम होगी। लिग्नाइट कोयला उच्च दाब और उच्च ताप पर निर्मित होता है। बिटुमिनस और अधिक उच्च ताप और उच्च दाब पर निर्मित होता है, जबकि एंथ्रासाइट उच्चतम दाब और उच्चतम ताप पर निर्मित होता है। यहीं पर उच्चतम दाब और उच्चतम ताप की उपस्थिति के अंदर हीरे या डायमंड का निर्माण भी होता है। इसी के साथ हम बात कर रहे हैं कोयले का प्रक्रमण या भंजक आसवन। दोनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, कोयले का प्रक्रमण या भंजक आसवन, ठीक है। तो कोयले का भंजक आसवन या प्रक्रमण वास्तव में क्या होता है, तो और उससे कौन कौन से उत्पाद बनाए जाते हैं, जिसमें कोक एक महत्वपूर्ण उत्पाद के रूप में आएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोयले को उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को भंजक आसवन या प्रक्रमण कहा जाता है। और इसमें मुख्यतः 3 उत्पाद बनते हैं। पहला है कोयला गैस, दूसरा है कोक और तीसरा है कोल तार। ये मुख्य 3 उत्पाद बनते हैं। तो जिसमें कोयला गैस कौन सी है, इसका संगठन आपको ध्यान रखना है। कोयला गैस का संगठन महत्वपूर्ण। तो ये कोयला गैस ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है, जिसमें मेथेन, एथेन और एथिन। मेथेन अर्थात CH4, एथेन का मतलब C2H6, एथिन का मतलब C2H4। ये 3 गैसों का अगर मिश्रण है तो उसी को हम नाम देते हैं कोयला गैस या कोल गैस कहा जाता है। तो मेथेन, एथेन अनिवार्य रूप से होगी, ऐसी गैस को हम कोयला या कोल गैस के नाम से जानते हैं। और यह कोयले के प्रक्रमण या भंजक आसवन से प्राप्त होती है, अर्थात कोयले को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म किया जाए तो जो गैसें पृथक होगी उन गैसों को हम कोल गैस कहते हैं। सेकंड है कोक। गैसें निष्कासित होने के बाद जो ठोस पीछे बचेगा उस ठोस को कोक कहा जाता है, जो कि कोयले का सबसे शुद्ध रूप है। तो कोयले का शुद्ध रूप है कोक, जिनमें मुख्यतः 99.5% तक कार्बन पाया जाता है। इसका उपयोग अपचायक के रूप में लोहे या इस्पात के निष्कर्षण में, प्रगलन प्रक्रिया में, वात्या भट्टी के अंदर इसका प्रयोग करके हम लोहे के ऑक्साइड को लोहे में अपचयित करके लोहा प्राप्त करते हैं, जिससे इस्पात निर्मित किया जाता है। धातु ऑक्साइड का गलित अवस्था में धातु में बदलने की प्रक्रिया के लिए हम प्रगलन शब्द का उपयोग करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में अपचायक का कार्य करता है। तो ये आपके अपचयन अभिक्रिया दे रखी है, जिसके अंदर Fe2O3 आयरन ऑक्साइड है,
कोक के साथ उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो यह आयरन और कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये कोक धातु ऑक्साइड को धातु में अपचेत करता है, इसलिए इसको हम प्रबल अपचायक कहते हैं। और कोक का उपयोग प्रगलन प्रक्रिया में वात्या भट्टी के अंदर आयरन ऑक्साइड से आयरन प्राप्त करने के लिए करते हैं। इसके अलावा तीसरा पार्ट है कोल तार, बहुत महत्वपूर्ण है। काले रंग का बदबूदार द्रव जो लगभग 200 कार्बनिक यौगिकों का स्रोत है, उसी को हम कोल तार कहते हैं। और इसके प्रभाजी आसवन से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया जाता है और इसमें 3 प्रभाज प्राप्त होते हैं। वो बाद की बात है, लेकिन आपको कोल तार क्या ध्यान रखना है, कोयले को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करने पर उसमें से वाष्पशील पदार्थ पृथक होंगे। उन वाष्पशील पदार्थों को ठंडा किया जाता है तो गाढ़ा जो बदबूदार पदार्थ बचता है उसको तो कोल तार कहते हैं, और जो गैसीय पदार्थ बचता है उसको हम कोयला गैस कहते हैं। और इसमें ठोस पदार्थ होता है, उसी के लिए कोक शब्द का उपयोग किया जाता है। और कोल तार कार्बनिक यौगिकों का बहुत बड़ा स्रोत है, लगभग 200 कार्बनिक यौगिक इस कोल तार से प्राप्त किए जाते हैं। अब ये ध्यान रखना, डामर को या जो डामर है वो कोल तार नहीं है, कोल तार अलग है, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो उसका आगे प्रक्रिया में आएगा, मैं बताऊंगा अभी। इसके अलावा ये जो कोल तार है यह 3 प्रभाज के रूप में प्राप्त होता है। भारी तेल प्रभाज कोल तार के आसवन से, दूसरा मध्य तेल प्रभाज और तीसरा हल्का तेल प्रभाज। और इन तीनों प्रभाजों से एरोमेटिक यौगिक या अत्यधिक कार्बनिक यौगिक प्राप्त किए जाते हैं, जो सामान्य आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इन तीनों प्रभाजों से अलग अलग प्रकार के कार्बनिक यौगिकों को पृथक किया है। इस जिनसे पुनः एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक प्राप्त करते हैं, तो ये बंजक तेल, मध्य तेल प्रभाज, भारी तेल प्रभाज, हल्के तेल प्रभाज से हम एरोमेटिक कार्बनिक यौगिकों को पृथक करते हैं। जैसे बेंजीन है, फिनॉल है, जाइलिन है, जाइलॉल है, फ्यूरेन है, थायोफिन है, एंथ्रासिन है, फिनेंथ्रीन है, पायरीन है, ये सभी इसी से प्राप्त किए जाते हैं। एक और नोट आप ध्यान रखें, महत्वपूर्ण है, सभी एरोमेटिक यौगिक कार्सिनोजेनिक या कैंसर कारक प्रकृति के होते हैं और यह कैंसर उत्पन्न करते हैं। तो आपको कार्सिनोजेनिक या कैंसर कारक पदार्थ पूछे तो कौन से हैं, एरोमेटिक यौगिक जो दिए गए हैं, हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक यौगिक, यह कैंसर कारक प्रकृति के होते हैं। कोल तार से प्राप्त होने वाले उत्पादों में संश्लेषित रंग इससे प्राप्त होते हैं, औषधियाँ भी प्राप्त होती है, विस्फोटक भी प्राप्त होते हैं, सुगंधित पदार्थ भी प्राप्त होते हैं, प्लास्टिक पेंट भी इससे निर्मित किए जाते हैं, फोटोग्राफिक सामग्री भी इससे प्राप्त की जाती है। तथा एक चीज़ और ध्यान रखें, कोल तार सड़क बनाने में काम नहीं आता है, ये जरूर ध्यान रखें। सड़क व छत निर्माण में पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन, जिसको डामर कहते हैं, का उपयोग किया जाता है, कोल तार का उपयोग नहीं किया जाता। तो कोल तार क्या काम आ रहा है, कार्बनिक यौगिकों को प्राप्त करने में या उसके इन उत्पादों को प्राप्त करने के लिए कोल तार काम में लिया जाता है, जो कि कोयले से प्राप्त होता है। जबकि पेट्रोलियम के अंदर निष्कर्षण की प्रक्रिया में लास्ट में जो बदबूदार पदार्थ बचता है, जिसको हम डामर कहते हैं, वो उसका नाम क्या है, बिटुमेन, ठीक है। एक दो शब्द मिलते जुलते आ रहे हैं, एक है बिटुमेन और दूसरा नाम है बिटुमिनस। ये दोनों में अंतर आप ध्यान रखना। बिटुमेन जिसको हम कहते हैं डामर, और ये प्राप्त होता है पेट्रोलियम से, ये जरूर ध्यान रखना, पेट्रोलियम से प्राप्त होता है बिटुमेन या डामर, जो कि सड़क निर्माण या छतों के ऊपर बिछा करके उसको वाटरप्रूफ बनाया जाता है। जबकि बिटुमिनस वास्तव में कोयला है। तो दोनों में अंतर है, जरूर ध्यान रखना। दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है, कोल तार का उपयोग वास्तव में सड़क निर्माण में नहीं किया जाता है। कोल तार का उपयोग हम सामान्यतः कार्बनिक यौगिकों के स्रोत के रूप में करते हैं। तो ये प्रक्रिया आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी। और ये सब पहले आ गया है, कार्बनीकरण या कार्बोनाइजेशन, प्राकृतिक रूप से कोयला व पेट्रोलियम के निर्माण की प्रक्रिया को हम कार्बनीकरण कहते हैं। कोयले के बनने की प्रक्रिया और पेट्रोलियम के निर्माण की प्रक्रिया को हम कार्बनीकरण या कार्बोनाइजेशन के नाम से प्रदर्शित करते हैं। अब है कोयले के उपयोग या यूजेज क्या क्या हैं। तो कोयले के उपयोगों के अंदर हम प्रदर्शित करें, अधिशोषक के रूप में सक्रिय चारकोल का उपयोग किया जाता है।
श्वसन मास्क के रूप में कोयले का उपयोग किया जाता है, चूर्णित कोयले का उपयोग करते हैं। शर्करा या शक्कर उद्योग में रंग और बदबू के अधिशोषक के रूप में, जैसे अभी बताया था, गन्ने के रस से अशुद्धियों को हटाने के लिए, बदबू को हटाने के लिए, रंगीन पदार्थों को हटाने के लिए हम चारकोल या कोयले के चूर्ण का उपयोग करते हैं। दवाइयों में श्वसन गैस के अंदर, युद्ध गैस या आंसू गैस के अंदर, मदिरा, तेल आदि को शुद्धिकृत करने के लिए हम कोयले का उपयोग करते हैं। तो इन सभी के शुद्धिकरण में हम अधिशोषक के रूप में कोयले का उपयोग करते हैं। ये सारे एग्जाम्पल अधिशोषक के हैं। इसके अलावा रबड़ उद्योग में टायर बनाने, पेंट बनाने, शाही बनाने अर्थात प्रिंटिंग शाही बनाने में, पेन की शाही बनाने में तथा ईंधन के रूप में भी कोयले का उपयोग किया जाता है। तो सेकंड पार्ट हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। तीसरा है बारूद बनाने में अर्थात गन पाउडर बनाने में भी कोयले का उपयोग किया जाता है। और गन पाउडर वास्तव में 3 कारकों से मिलकर बना है, जिसमें कोयला प्लस गंधक प्लस पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, जिसे कहा जाता है भारतीय शोरा। भारतीय शोरा, जिसको सामान्य भाषा में हम शोर बोलते हैं, ये तीनों के मिलने से बारूद निर्मित होता है, जिसको हम इंडियन साल्ट पीटर, KNO3, गंधक और कोयला, इन तीनों को चूर्णित कर दिया जाए तो बारूद का निर्माण होता है, जिसी को हम गन पाउडर कहते हैं। भारत कोयले का तीसरा बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। उपयोग भी सबसे अधिक मात्रा में और उत्पादन में भी ये तीसरे नंबर पर आता है। तो भारत कोयले का तीसरा बड़ा उत्पादक भी है और तीसरा बड़ा उपभोक्ता भी है, जिसमें पहले नंबर पर चीन और दूसरे नंबर पर अमेरिका और तीसरे नंबर पर भारत का आता है। इसी तरीके से अब हम बात कर रहे हैं कोयले के बाद पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम क्या है, किन किन नामों से जाना जाता है? तो पेट्रोलियम के लिए अलग अलग नाम प्रयुक्त किए जाते हैं। कौन कौन से हैं देखें। चट्टान का तेल या रॉक ऑयल कहा जाता है, क्रूड ऑयल भी कहते हैं, खनिज तेल भी कहते हैं, काला सोना या ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको तरल सोना या लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं। तो पेट्रोलियम के लिए ये 4 नाम प्रयुक्त किए जाते हैं। चट्टानों से प्राप्त होता है, इसलिए इसको रॉक ऑयल या चट्टान का तेल, कच्चा तेल क्रूड ऑयल भी कहा जाता है, खनिज तेल मिनरल ऑयल भी कहा जाता है, काला सोना और तरल सोना के नाम से भी इसको प्रदर्शित करते हैं या जाना जाता है। यह जीवाश्म ईंधन है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, कोयला और पेट्रोलियम दोनों जीवाश्म ईंधन है। और ये कौन सी चट्टानों के बीच में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों के बीच में पाया जाता है। ठीक है, इसमें 3 प्रकार की चट्टानें हैं, उसमें आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो इसमें आग्नेय चट्टानें सबसे ऊपर होती है, अवसादी चट्टानें सेकेंड नंबर पे, और फिर कायांतरित चट्टानें पृथ्वी में बहुत नीचे गहराई तक उपस्थित रहती है, जिसमें ये अवसादी चट्टानों के बीच में पाया जाता है। तो 3 प्रकार की चट्टानें कौन कौन सी, ये ध्यान रखना, आग्नेय, अवसादी और तीसरे प्रकार की है कायांतरित चट्टान। ये 3 चट्टानें हैं जिसमें संगमरमर वास्तव में कायांतरित चट्टान है, या मार्बल जो कहा जाता है वास्तव में कायांतरित चट्टान की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो पेट्रोलियम कहाँ पाया जाएगा? सेकंड नंबर पे चट्टान, जिसको अवसादी चट्टानें कहा जाता है। कार्बनिक पदार्थों के उच्च ताप व दाब तथा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटन से पेट्रोलियम और कोयले का निर्माण होता है। तो कार्बनिक पदार्थ चाहिए। कार्बनिक पदार्थों के अंदर क्या क्या आएंगे? पेड़ पौधे, इसके अलावा सूक्ष्म जीव, जलीय जीव और जंतु, जीव व जंतु, ये सभी सम्मिलित रूप से कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। और इन पदार्थों के भूमि में दबने के बाद उच्च ताप और दाब की उपस्थिति तथा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर विघटन की प्रक्रिया के द्वारा पेट्रोलियम भी प्राप्त होता है और कोयला भी इससे प्राप्त होता है। पेट्रोलियम में कार्बन की मात्रा 1 से 40 तक के संतृप्त हाइड्रोकार्बन, चक्रीय पैराफिन, एलिसाइक्लिक यौगिक तथा एरोमेटिक यौगिक पाए जाते हैं, जिसमें कार्बन की संख्या 1 से लेकर कितनी हो सकती है?
40 तक हो सकती है जो कि पेट्रोलियम के अंदर उपस्थित रहते हैं। अब इन 1 से 40 कार्बन युक्त कार्बनिक पदार्थों या संतृप्त हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त या एरोमेटिक या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो हैं, उन एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन सभी को अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम पेट्रोलियम निष्कर्षण कहते हैं, जो कि रिफाइनरी के अंदर किया जाता है। तो रिफाइनरी में क्या होता है, जमीन से खोदकर हमने पेट्रोलियम निकाला, पेट्रोलियम के अलग अलग नाम आपको बता रखे। उस पेट्रोलियम को निकालने के बाद उसमें कार्बन की संख्या 1 से 40 तक के जो पदार्थ हैं, हाइड्रोकार्बन है, उनको अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं, निष्कर्षण कहा जाता है, पेट्रोलियम निष्कर्षण कहा जाता है। और पेट्रोलियम निष्कर्षण किसमें करते हैं, रिफाइनरी के अंदर पेट्रोलियम निष्कर्षण किया जाता है। तो पेट्रो रसायन, तो 1 से 40 कार्बन के जो कार्बनिक यौगिक हैं, उन कार्बनिक यौगिकों को पृथक करने पर जो जो पदार्थ या उत्पाद प्राप्त होते हैं, उन सभी उत्पादों को हम पेट्रो रसायन कहते हैं। तो पेट्रोलियम से जो पदार्थ प्राप्त होंगे उसी को पेट्रो रसायन कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, और इसमें सामान्यतः हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन या इसी के लिए दूसरा शब्द आता है निष्कर्षण। ये शब्द ध्यान रखना, प्रभाजी आसवन हमने अवयवों के पृथक्करण और शुद्धिकरण प्रक्रिया के अंदर प्रभाजी आसवन लिया था, वहाँ पे पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन पढ़ा था। उसके अलावा इसी का दूसरा नाम है निष्कर्षण। तो निष्कर्षण से प्राप्त होने वाले उत्पाद तथा उनसे निर्मित यौगिकों को क्या कहते हैं, पेट्रो रसायन कहा जाए। तो पेट्रोलियम से जो पदार्थ हम पृथक करते हैं या निष्कर्षण की प्रक्रिया द्वारा या प्रभाजी आसवन प्रक्रिया द्वारा जो पृथक पदार्थ या उत्पाद प्राप्त करते हैं, उन्हीं को हम पेट्रो रसायन कहते हैं, जिसमें पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम ईथर, गैसोलीन जिसका दूसरा नाम पेट्रोल है, डीजल, केरोसिन, स्नेहक तेल, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन, वैसलीन वगैरह इसमें आते हैं। मोम वहीं से प्राप्त होता है, डामर या बिटुमेन भी यहाँ से प्राप्त होता है। ध्यान रखना, बिटुमेन पेट्रोलियम के निष्कर्षण या प्रभाजी आसवन के अंदर प्राप्त होने वाला अंतिम उत्पाद है, जिसमें कार्बन की संख्या 40 और उसके आसपास वाले हाइड्रोकार्बनों का ये मिश्रण होता है, जिसका उपयोग हम सड़क बनाने के लिए, छत बनाने के लिए करते हैं। जबकि बिटुमिनस कोयला है, जो कि आपने पहले पढ़ रखा। तो बिटुमिनस कोयला है, और कोयले के आसवन की प्रक्रिया के अंदर या बंजक आसवन की प्रक्रिया के अंदर हम क्या प्राप्त करते हैं, 3 उत्पाद प्राप्त करते हैं, जिसमें कोल तार आता है। तो कोल तार डामर या बिटुमेन नहीं है, ये जरूर ध्यान रखना। फिर है रंजक का निर्माण, इसी से होता है, डाइज बनाते हैं। संश्लेषित रेशों के निर्माण के अंदर भी हम पेट्रोलियम उत्पादों या पेट्रो रसायनों का उपयोग करते हैं। दवाइयों के निर्माण में पेट्रो रसायन प्रयुक्त होते हैं। डिटर्जेंट या ईंधन के रूप में, एलपीजी के रूप में भी हम पेट्रो रसायनों का उपयोग करते हैं, और ये सभी पेट्रो रसायनों के उत्पादों की श्रेणी में आते हैं। इसके अंदर फुल फॉर्म आ रही है टीएनटी, विस्फोटक है, वो भी इससे प्राप्त होता है। पूरा नाम ध्यान रखना, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। दूसरा है पिक्रिक एसिड, जिसको हम कहते हैं ट्राई नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल, टीएनपी कहा जाता है, ये भी इसी से प्राप्त होता है। टीएनटी और टीएनपी विस्फोटक हैं तथा पेट्रोलियम उत्पादों से बनाए जाने के कारण इसे पेट्रो रसायन ही कहा जाता है। इनकी अगर संरचना देखें तो ट्राई नाइट्रोटोलुइन टीएनटी में बेंजीन वलय, एक CH3 और 3 जगह पर NO2 जुड़ा हो तो इसको हम टीएनटी कहते हैं, ट्राई नाइट्रोटोलुइन कहते हैं। और यदि यहाँ पर CH3 की जगह OH आ जाए तो इसी को हम नाम देते हैं पिक्रिक एसिड। तो यहाँ पर 3 NO2 एज इट इज लगा दीजिए एकांतर क्रम में, और यहाँ पर OH है तो कहा जाता है ट्राई नाइट्रोफिनॉल, TNP कहते हैं, और अगर CH3 है तो TNT या ट्राई नाइट्रोटोलुइन कहते हैं। और नाइट्रो उत्पाद सामान्यतः विस्फोटक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। पेट्रोलियम का निष्कर्षण या प्रभाजी आसवन बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसमें कार्बन की संख्या के आधार पर वर्गीकरण में पूछा जाता है। तो पेट्रोलियम का निष्कर्षण या प्रभाजी आसवन बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, और इसमें जो उत्पाद प्राप्त होते हैं वो सारणी के रूप में प्रदर्शित किए जाएं। तो पेट्रोलियम का निष्कर्षण प्रभाजी आसवन की विधि से किया जाता है, जिसमें द्रव मिश्रण से विभिन्न द्रवों का क्वथनांकों में अंतर के आधार पर निष्कर्षण किया जाता है। तो द्रव मिश्रण, ध्यान रखना, 2 या अधिक द्रवों के मिश्रण के अंदर से द्रवों को पृथक करने की प्रक्रिया को, जो कि क्वथनांकों में अंतर के आधार पर पृथक करने की जो प्रक्रिया है, उसी को प्रभाजी आसवन कहते हैं। और इसी के लिए एक अन्य शब्द निष्कर्षण
या रिफाइनिंग शब्द काम आता है, और जहाँ पर रिफाइनिंग या निष्कर्षण किया जाता है उसको रिफाइनरी कहते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरी कहा जाता है। अब इसमें अलग अलग प्रभाज कौन से प्राप्त होते हैं उनके आधार पर क्रम से हम इसको प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसमें कार्बन की संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। पहला है पेट्रोलियम गैस, जिसमें 1 से 4 कार्बन होते हैं जो कि सीएनजी एलपीजी के रूप में प्रयुक्त होती है। पेट्रोलियम ईथर 5 से 7 कार्बन युक्त हाइड्रोकार्बन है जो कि शुष्क धुलाई अर्थात ड्राई क्लीनिंग और सॉल्वेंट या विलायक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तीसरा है गैसोलीन या पेट्रोल। पेट्रोल में कार्बन की संख्या 8 से 12 तक होती है, जो कि ईंधन या वाहनों या आंतरिक दहन ईंधन के अंदर हम पेट्रोल या गैसोलीन का उपयोग करते हैं। इसी तरीके से केरोसिन या इसी का दूसरा नाम आपको ध्यान रखना है मिट्टी का तेल। केरोसिन और मिट्टी का तेल, जिसमें कार्बन की संख्या पेट्रोल से अधिक होती है 13 से 15 तक, और ये प्रकाश उत्पन्न करने या जेट ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है केरोसिन। इसके अलावा डीजल, कार्बन की संख्या 15 से 18, और क्रम से आगे बढ़ते जाएं। विद्युत जनित्र में इसका उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर। भारी वाहनों के ईंधन के रूप में, गाड़ियों या कारों के ईंधन के रूप में हम डीजल का उपयोग करते हैं। स्नेहक तेल या लुब्रिकेंट जो कि इंजन ऑयल के रूप में प्रयुक्त होता है, उसमें कार्बन की संख्या उससे ज़्यादा होती है 16 से लेकर 60 तक। वैसलीन या ग्रीस जिसको बोलते हैं, जिसमें कार्बन की संख्या 18 से 22 तक होती है और पेट्रोलियम जेली और ग्रीस के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पैराफिन मोम, जिसमें कार्बन की संख्या और अधिक होती है, जो कि मोमबत्ती बनाने में या बूट पॉलिश बनाने में या बूट पॉलिश के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और लास्ट में आपको ये नाम वापस ध्यान रखना है बिटुमिन, जिसमें कार्बन 30 से लेकर 40 तक होते हैं, और इसका उपयोग सड़क या फिर छत के अंदर जो पानी को रोकने के लिए हम छत के ऊपर डालकर इसका उपयोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्रम ध्यान रखना है, पेट्रोलियम गैस, ईथर, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, स्नेहक तेल, वैसोलिन, मोम और बिटुमिन, और इसमें लगातार ऊपर से नीचे कार्बन की संख्या बढ़ती जा रही है और उनके उपयोग भी आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं। क्रूड नेफ्था एक शब्द यहाँ पर दिया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्रूड नेफ्था पेट्रोलियम ईथर और गैसोलीन के मिश्रण को क्रूड नेफ्था कहते हैं। तो पेट्रोलियम ईथर और गैसोलीन इन दोनों का जो मिश्रण है उसी को हम क्रूड नेफ्था कहते हैं। और आपने नाम सुना होगा कि सोडियम धातु को हम वायुमंडल के संपर्क में लाने से रोकने के लिए या तो केरोसिन में डुबो के रखते हैं, या इसके लिए एक शब्द आता है नेफ्था के अंदर डुबो के रखा जाता है। तो नेफ्था वास्तव में क्या है? पेट्रोलियम ईथर और गैसोलीन के मिश्रण के लिए क्रूड नेफ्था शब्द का उपयोग किया जाता है। अगली प्रक्रिया में हम ले रहे हैं ईंधन के दहन से प्राप्त उत्पाद। कौन सा ईंधन? पेट्रोलियम ईंधन है, उसके दहन से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उसके अंदर H2O होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड भी शामिल है। N2O कर दीजिए। वह सल्फर के ऑक्साइड पेट्रोलियम व एलपीजी दहन से नाइट्रोजन व सल्फर के ऑक्साइड प्रदूषण उत्पन्न करते हैं और यही ऑक्साइड अम्लीय वर्षा उत्पन्न करते हैं। तो केवल नाइट्रोजन और सल्फर के दहन से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं, चाहे नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं या फिर सल्फर के ऑक्साइड हैं, तो यही अम्लीय वर्षा उत्पन्न करते हैं या अम्लीय वर्षा इन्हीं के जल के साथ अभिक्रिया द्वारा अम्ल के बनने के कारण होती है। और अम्लीय वर्षा का पीएच आपको ध्यान रखना है। अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होता है? 5.6 से ज़्यादा, अगर 5.6 से कम पीएच की बात करें तो 5.6 से कम पीएच का वर्षा जल है तो उसी को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। और सामान्य परिस्थितियों में वर्षा का जल हमेशा अम्लीय प्रकृति का होता है, लेकिन उसका पीएच 5.6 से अधिक और 7 के बीच में होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। तो वर्षा जल अम्लीय प्रकृति का होता है, लेकिन अम्लीयता में पीएच का मान 5.6 से कम है, तो ऐसी वर्षा को हम अम्लीय वर्षा के नाम से प्रदर्शित करते हैं। एक और शब्द इम्पोर्टेंट है, ये प्रदूषण से संबंधित है या प्रदूषण मानक को दर्शाने से संबंधित है, BSES कहा जाता है। और इसका फुल फॉर्म है भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड। और आपने नाम सुना होगा, गाड़ियाँ जो भी आती है उसमें BS3, BS4, BS5, BS6 इंजन प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इसमें BS जो है, जो प्रारंभिक 2 शब्दों को लेकर प्रयुक्त किया गया है, जबकि इसका फुल फॉर्म है BSES।
और BS-ES वास्तव में भारत स्टेज, BS का सब मतलब है भारत स्टेज और ES है एमिशन स्टैंडर्ड। इंजन में ईंधन के दहन से उत्सर्जित प्रदूषण गैसों के निश्चित मान को प्रदर्शित करने के लिए BS-ES का उपयोग किया जाता है। अर्थात जो आंतरिक दहन इंजन है उस इंजन के अंदर पेट्रोलियम, गैसोलीन, केरोसिन या फिर इसमें डीजल का दहन करते हैं तो दहन के बाद में जो निष्कासित गैसें हैं उन निष्कासित गैसों के अंदर प्रदूषकों को दर्शाने के लिए BS-ES का उपयोग किया जाता है या भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड का उपयोग किया जाता है। और इसमें BS 1, 2, 3, 4, 5 उससे पहले यूरो मानक काम में लिए जाते थे, लेकिन भारत के अंदर उन्हीं मानकों को बदल करके आजकल हम BS स्टैंडर्ड काम में लेते हैं। और आज BS 6 स्टैंडर्ड के जो भी चौपहिया वाहन है, नए चौपहिया वाहन इस स्टैंडर्ड के ही बनाए जा सकते हैं। इससे कम स्टैंडर्ड के हैं तो उनका मार्केट के अंदर निर्माण या फैक्ट्री के अंदर निर्माण बैन कर दिया गया है। उनके नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से बैन किया गया है। तो ये ध्यान रखना, BS 6 या इससे उच्च मानक के वाहन ही RTO ऑफिस में रजिस्टर किए जाते हैं तथा उनको चलाने की ही अनुमति है। लेकिन जो पूर्व रजिस्टर्ड हैं, कौन सी तारीख से? 1 अप्रैल 2020, ठीक है, के बाद में तो केवल कौन से वाहन BS 6 वाहन ही बनाए जा सकते हैं या नए वाहन इसी स्टैंडर्ड के आ रहे हैं 1 अप्रैल 2020 के बाद में। जबकि 1 अप्रैल 2020 से पहले जिन BS 3 और BS 4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है वे वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं, लेकिन नए वाहन जो कि फैक्ट्रियों के अंदर निर्मित हो रहे हैं वो BS 6 स्टैंडर्ड के हैं और उन्हीं BS 6 नए वाहनों का ही रजिस्ट्रेशन होता है। BS 4 का अगर कोई पुराना वाहन पड़ा है तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है, अर्थात ऐसे वाहन हम सड़क पर लाकर नहीं चला सकते हैं। लेकिन जो पूर्व रजिस्टर्ड है उनको सड़क पर चलाया जा सकता है। तो ये BS 6 इम्पोर्टेंट ध्यान रखना। BS का मतलब है भारत स्टेज, ये जरूर ध्यान रखना और डेट ध्यान रखना। और लास्ट पार्ट के रूप में हम प्रदर्शित कर रहे हैं प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस कौन कौन सी हैं और ईंधन गैसों के रूप में हम किन किन गैसों को प्रयुक्त करते हैं। उसमें पहली है ईंधन गैस के रूप में भाप अंगार गैस। तो प्राकृतिक गैसों में पहली बात कर रहे हैं हम ईंधन गैस की, जिसमें है भाप अंगार गैस। यहाँ पर इसी का दूसरा नाम है वाटर गैस या जल गैस कहा जाता है। नाम आपको याद रखना है, रटने की आवश्यकता नहीं है। भाप का मतलब होता है H2O, अंगार का मतलब है कोयला, अंगारा, दहकता हुआ जो कोयला है उसी को अंगारा कहते हैं। तो भाप को उस अंगारे पर प्रवाहित करने पर जो गैस बनेगी उसी को हम भाप अंगार गैस कहते हैं। और कार्बन और H2O की अभिक्रिया से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन प्राप्त होती है। इस मिश्रण को ही हम जल गैस या वायु गैस या भाप अंगार गैस के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से वायु को अंगार पर प्रवाहित करने पर प्राप्त होने वाली गैस, तो वायु में चूंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है मुख्य गैसों के रूप में, इनको अगर अंगारे या उच्च तप्त कोक पर प्रवाहित किया जाए, कोयले पर प्रवाहित किया जाए तो उसकी अभिक्रिया से तो वायु जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है कोयले पर उच्च ताप पर प्रवाहित की जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण प्राप्त होता है। और नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के मिश्रण को हम नाम देते हैं प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस। तो ये नाम आप ध्यान रखना, प्रोड्यूसर गैस इसके लिए, जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के लिए। तो दोनों में कार्बन मोनोऑक्साइड तो है, हाइड्रोजन है तो पानी से बनेगी और अगर नाइट्रोजन है तो वायु से बनेगी। इसी आधार पर हम इन दोनों को वर्गीकृत भी करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भाप अंगार गैस वो हाइड्रोजन का मिश्रण स्प्रिट बनाने में काम आता है। तो भाप अंगार गैस ये वाली है, 1 मोल CO और 1 मोल हाइड्रोजन, इसी में 1 मोल और हाइड्रोजन मिला दी जाए तो ये अभिक्रिया द्वारा स्प्रिट का निर्माण करती है, मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल बनाती है। तो मेथेनॉल बनाने के लिए हम इस गैस का उपयोग करते हैं। इसके अलावा इसी को दूसरे रूप में भी लिखा जाता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भाप अंगार गैस और हाइड्रोजन का अनुपात कितना रखने पर स्प्रिट बनता है, तो अनुपात 1:1। तो ये इकाई में ये इकाई में लिया जाता है। अगर दोनों गैसों को अलग अलग कहें तो कार्बन मोनोऑक्साइड 1 भाग और 2 भाग हाइड्रोजन मिलकर के
स्पिरिट का संश्लेषण करती हैं। तो इस तरीका की अगर घुमा के प्रश्न पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है। कार्बन मोनोऑक्साइड अपचायक प्रकृति प्रदर्शित करता है और लोहे के निष्कर्षण की प्रगलन विधि में इसका उपयोग धातु ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड के अपचयन में किया जाता है और उसमें आयरन का ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करके अपचायक के रूप में आयरन प्राप्त निर्मित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड बदल जाता है। तो कोक का उपयोग भी अपचायक के रूप में और कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग भी अपचायक के रूप में किया जाता है। इसी तरीके से निकल के शोधन की प्रक्रिया में, जिसको हम मॉन्ड प्रक्रम कहते हैं, उसमें भी हम कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग करते हैं और निकल अशुद्ध को अगर गलित अवस्था में उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रवाहित की जाए तो टेट्रा कार्बोनिल निकल पर प्राप्त होता है, जो कि गैस अवस्था में है। इस गैस को अलग हटा करके और अधिक गर्म कर दिया जाए तो विघटित होने पर कार्बन मोनोऑक्साइड वापस अलग हो जाएगी और शुद्ध निकल प्राप्त हो जाएगा। तो अशुद्ध निकल से शुद्ध निकल प्राप्त करने की इस प्रक्रम को हम मॉन्ड प्रक्रम के नाम से जानते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड अपचायक के रूप में तथा मॉन्ड प्रक्रम में निकल के शोधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। और लास्ट में हम बात करते हैं कोयला गैस। ये भी चर्चा की थी हमने। ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है और यह वास्तव में मेथेन, एथेन और एथिन का मिश्रण है, जिसका सूत्र होता है CH4, C2H6 और C2H4 और इन तीनों के मिश्रण को हम कहते हैं कोयला गैस, जो कि कोयले के अवक्रमण प्रक्रिया या भंजक आसवन प्रक्रिया के अंदर 3 उत्पादों में से एक उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। इसके अलावा CNG या LNG, ये भी ध्यान रखना, CNG और LNG, CNG और LNG में मुख्यतः 95% मेथेन होती है, जिसमें CNG का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस या लिक्विफाइड नेचुरल गैस अर्थात द्रवीकृत नेचुरल गैस। वैसे दोनों अलग अलग प्रक्रिया के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं, लेकिन यहाँ पर केवल आपको संगठन के रूप में ध्यान रखना है 95% मेथेन युक्त जो गैसीय मिश्रण है उसी को CNG या LNG के नाम से दर्शाया जाता है। इसके अलावा है LPG, जो कि घरों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त की जाती है। इसको हम कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। LPG का फुल फॉर्म है, जिसको द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस कहते हैं, जो कि प्रोपेन, एन-ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण है। कुछ जगह पर प्रोपेन के साथ में एथेन भी दिया जाता है, तो भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन ब्यूटेन जरूर आना चाहिए, प्रोपेन जरूर आना चाहिए। ठीक है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन आना चाहिए, साथ में तीसरी अगर एथेन भी लिखा है तो भी हम मान सकते हैं LPG है। लेकिन अगर ये दो नहीं है और कुछ शब्द दे दिया जाए तो उसको हम LPG नहीं कहते हैं। तो अगर आप प्रोपेन, ब्यूटेन के, एन ब्यूटेन या आइसोब्यूटेन के अलावा एथेन लिखें तो भी शामिल हो जाएगा, LPG कहलाएगा। लेकिन यदि इसके अलावा प्रोपेन और ब्यूटेन नहीं है और एथेन और प्रोपेन दो ही लिखा जाए तो ऐसी स्थिति में उसको LPG नहीं कहा जाए। दो होना चाहिए फिर एथेन है तो हम इसको LPG की श्रेणी में रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर चर्चा की, एक तो वाटर गैस इंपॉर्टेंट है, दूसरा प्रोड्यूसर गैस, इनका संगठन आपको ध्यान रखना है, कोल गैस, CNG या LNG और LPG, इन सभी के संगठन आपको ध्यान रखने हैं। 5 प्रकार की गैसें ईंधन के रूप में प्रयुक्त की जाती है। और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि सामान्य परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है, इसके ऊपर अधिकतम प्रश्न बनते हैं और इस टॉपिक को आप एक बार 2 बार पढ़ें। साथ में इसका PDF में अपलोड करूंगा इसके साथ ही, तो उसका PDF भी, जो ये स्लाइड्स हैं इनको भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो इसको भी आप देख करके आसानी से समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच।